So hello students, today I am going to discuss about the fifth part of chapter 4 class 7 history and you know me that I am your history teacher Priyesh. So let me start the fifth part 5 of class 7 history, and name of this chapter is the Mughal Empire. Okay. So we have to discuss the fifth part. ठीक है, पांचवें पार्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है ये बातें पहले हम कर लेते हैं. ठीक है, और पांचवें पार्ट में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि पार्ट 4 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी. व्हाट वी हैव स्टडीड इन पार्ट 4, let us recall it. Okay, so before recalling, so in the fourth part I told you about the end of Mughal Empire. ठीक है, मुगल एम्पायर का एंड कैसे हुआ इसके बारे में हम बात कर रहे थे. ठीक है, सो बेसिकली शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी बाबर से. ठीक है, इन 1526. ठीक है, he established Mughal Empire coming from a different territory, मंगोलिया. ठीक है, मंगोलिया से वो आया 1526 में और उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली के राज्य पे अपना शासन स्थापित किया. ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा चलने वाला जो रूल है इंडिया में वो है मुगल रूल. ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर. ठीक है, इन सारे रूलर्स ने रिपीटेडली बार बार समय के साथ राज्य किया था किस पे? दिल्ली के सल्तनत में. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा, पहली चीज ये पढ़ी, दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि अकबर, नो वी स्टडीड अबाउट रूलिंग स्ट्रेटजीज ऑफ अकबर. स्ट्रेटजीज ऑफ अकबर, अकबर की जो रूलिंग स्ट्रेटजी थी वो क्या क्या थी उसके बारे में हमने पढ़ाई की. ठीक है, हमने ये जाना कि एक मनसबदारी सिस्टम नाम की चीज अकबर ने लॉन्च की थी. ठीक है, ही लॉन्च मनसबदारी सिस्टम. ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में क्या था? इट वाज नियरली सिमिलर टू द इक्तदारी सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्लियर डायनेस्टीज दैट वर रूलिंग इन इंडिया. ठीक है, सबसे पहले जो रूलिंग डायनेस्टीज का जो इक्तदारी सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम उसके बिल्कुल जैसा था, बिल्कुल सिमिलर था, बट कुछ चीजें जो थी वो डिफरेंट थी इक्तदारी सिस्टम में. ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में क्या था? इक्तदारी सिस्टम की तरह जो डिस्टेंट किंगडम्स थे उनमें जो राजा थे उनके ऊपर मुगल कंट्रोल कर लेते थे. ठीक है, मुगल्स कंट्रोल करते थे, उनको हरा करके उनका राज्य वापस दे देते थे. एंड द किंग्स that were defeated by the Mughal army or the Mughal ruler, they were considered as the mansabdars. ठीक है, so मनसबदार जिनको बनाया जाता था उनमें बेसिकली कौन कौन थे? अफगानी थे, अफगानीज. ठीक है, पहला. दूसरा ईरानी, इरानियन. तीसरा इंडियन मुस्लिम्स. ठीक है, चौथा रूलर्स ऑफ इंडिया अंडर मुगल कंट्रोल. ठीक है, जो मुगल कंट्रोल में भारत के राजा थे उनको ये मनसबदार बनाया जाता था. वो अपने किंगडम को सौंप देते थे किसको? मुगल रूल के अंडर में. एंड दे हैव टू follow the policies, follow the rules that were issued by Mughal Empire. ठीक है, वो अपने राज्य को सौंप देते थे किसको? मुगल रूलर को. ठीक है, ताकि वो अपने हिसाब से शासन करे और जो उनके नियम कानून लगाए गए हैं उनके हिसाब से अब हमारा भी राज्य चलेगा. ठीक है, सो जैसे कि राजपूतों का नाम हमने कर लिया था. ठीक है, पार्ट 4 में मैंने ये बताया कि अकबर के या फिर मुगल रूलर्स के क्या रिलेशंस थे दूसरे राजाओं के द्वारा. सो थर्ड थिंग दैट वी स्टडीड अबाउट वाज रिलेशंस विद अदर रूलर.
relations with other rulers, ठीक है। दूसरे राजाओं के साथ अकबर के कैसे रिश्ते थे ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो कई सारे राजा ऐसे थे जो अकबर को ज्वाइन करने लगे, जैसे जैसे मुगल कंट्रोल ऑल ओवर कॉन्टिनेंट बढ़ता गया, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, अकबर को ज्वाइन करने लगे, मतलब कि अकबर के साथ अपने राज्य को सौंपने लगे, ठीक है। ज्वाइन होने का मतलब ये होता था कि वो अपने राज्य को ले जाकर के सौंप दिया करते थे, ठीक है। और अकबर का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा इसलिए बना क्योंकि वो जो उनके नेबरिंग किंगडम्स थे उन पे आक्रमण तो करता था, बट ही यूज्ड टू रिटर्न द किंगडम बैक टू द किंग, मतलब कि जिस राजा को उसने हराया तो जरूर, बट उनकी इंसल्ट नहीं करता था। He does not humiliate them. Humiliation का मतलब होता है बेइज्जती करना, ठीक है। So he used to respect them as a warriorship relation, ठीक है, जो एक योद्धा की पहचान होती है कि वो अपने विरोधी को भी इज्जत देता है, ठीक है। So this was the thing that was properly used by Akbar, and he used to respect his opponent as well, and he used to return that kingdom जिसको कि उसने हराया होता, ठीक है। राजा को हराना जरूर था, बट उसको उसका राज्य लौटा करके उसको अपने राज्य में एक बहुत ऊंचे पद पे बैठा देता था। एंड द किंग व्हिच वाज डिफीटेड बाय अकबर, एंड आफ्टर रिसीविंग हिज किंगडम बैक ही बिकेम द मनसबदार ऑफ हिज ओन किंगडम, मतलब कि जिस राज्य को अकबर ने हरा दिया, ठीक है, वो मुगल कंट्रोल के अंडर में आ जाता था, ठीक है। आ जाने के बाद जो राजा हारता था वो अकबर के राज्य में एज अ मनसबदार काम करता था, ठीक है। और जो किंगडम मुगल कंट्रोल में आ गया उसको मनसब कहते हैं, ठीक है। मनसबदार या मनसब या जागीरदार और जागीर, ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही होती है। लेकिन मनसबदारी सिस्टम और इक्तादारी सिस्टम में डिफरेंस क्या था ये अब हमें जानना है, ठीक है। सो लेट अस फॉर्म अ टेबल एंड लेट अस नो that what were the difference between इक्तादारी सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। So the topic is difference between इक्तादारी एंड मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। सो यहां हम बेसिकली लिखते हैं इक्तादारी, ठीक, और यहां लिखते हैं मनसबदारी, ठीक है। इक्तादारी और मनसबदारी में क्या डिफरेंस था ये हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली इन इक्तादारी सिस्टम, इन दिस one kingdom was divided into small इक्ताज, ठीक है। एक ही किंगडम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इक्ताज में डिवाइड करते थे, बट इन मनसबदारी सिस्टम किंगडम्स join or defeated were considered as मनसब, ठीक है। सो पहला डिफरेंस क्या था कि इक्तादारी सिस्टम में केवल एक ही किंगडम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। एज आई हैव सेड दैट वन किंगडम, एक ही राज्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते थे, ठीक है। बट मनसबदारी सिस्टम जो मुगल रूल में आया था उसका बेसिक मतलब क्या था, उसका बेसिक काम ये था
कि अपना किंगडम तो एक होता ही था, दैट वाज रूल्ड बाय द रूलर हिमसेल्फ, बट द अनदर किंगडम्स दैट जॉइंड द मुगल रूल, या फिर मुगल रूल को जो दूसरे किंगडम्स ज्वाइन करते थे उनको मनसब कहा जाता था, या तो ज्वाइन करें या हराए गए, ठीक है। So that is why I have written that kingdom joined or defeated were considered as mansab, ठीक है, इनको मनसब की कैटेगरी में रखते थे। एंड द सेकंड थिंग इज इक्तादार was an employee for king, ठीक है। जो इक्तादार था या जो गवर्नर था उस एरिया का, वो राजा के एम्प्लॉय की तरह काम करता था, ठीक है। उसे टैक्स वैक्स पे करना पड़ता था, बट इन मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, रूलर was provided high rank in court of ruler, ठीक है। जो मनसबदार हुआ करता था या फिर जो भी अन्य किंगडम का रूलर हुआ करता था, उसको मुगल रूलर की कोर्ट में एक स्पेशल रैंक दी जाती थी या सभागार बनाया जाता था, ठीक है। और इक्तादारी में क्या होता था कि वो इक्तादार एक तरह से एम्प्लॉय या एक तरह से काम करता था राजा के लिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज इक्तादार वाज एन एम्प्लॉय फॉर किंग एंड मनसबदार वाज बेसिकली अ रैंक होल्डर इन द कोर्ट ऑफ किंग, ठीक है। किंग के राज्य में एक सभागार या सभापति हुआ करता था, ठीक। थर्ड थिंग इज, जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि इक्तादार used to stay in a specified kingdom for long time, ठीक है। इक्तादार का क्या होता था कि इक्तादार अपने किंगडम में, अपने इक्ता में बहुत ज्यादा समय के लिए भी रह सकता था, ठीक है। बट इन मनसबदारी सिस्टम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मनसबदारी सिस्टम में मनसबदार do not live in their kingdoms and were posted as well, मतलब कि मनसबदारी सिस्टम में जो मनसबदार हुआ करते थे वो ज्यादातर अपने राज्य में न रह करके, ठीक है, अपने राज्य में वो खुद राज्य न करके अपने आदमियों के द्वारा राज्य करवाया करते थे, ठीक है। अगर टैक्स कलेक्शन में काम है तो टैक्स कलेक्शन इनके सर्वेंट्स किया करते थे। ये कई बार जो इनिशियल रूलर है या जो मुगल रूलर है उनके राज्य में रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें रोज वहां पे उनकी सभा में उपस्थित होना रहता था, ठीक है। अगर मुगल रूल में है तो मुगल रूल की जो सभा है, मुगल राजा की जो सभा है, वहां पे उपस्थित होना बहुत नेसेसरी हुआ करता था। सो दैट इज व्हाई मनसबदार्स यूज्ड टू not stay in their own kingdom and sometimes the other groups of मनसबदार्स, मतलब कि जो दूसरे ग्रुप हुआ करते थे जैसे कि अफगानी, ईरानी, इंडियन मुस्लिम, जो छोटे छोटे मनसबदार हुआ करते थे उनको उनकी पोस्टिंग भी होती थी, ठीक है। जो रूलर के पद पे नहीं थे, ठीक है, उनकी पोस्टिंग किसी एक राज्य में कर दी जाती थी। अगर कोई छोटा सा राज्य है सो दैट वाज गिवन टू द अनदर कैटेगरी ऑफ मनसबदार, ठीक है, जैसे कि अफगानी, ईरानी, इंडियन मुस्लिम्स, और जो रूलर्स थे वो तो अपने खुद के राज्य के मनसबदार बनाए जाते थे, बट जो दूसरे ग्रुप्स थे उनको दूसरा राज्य एज अ मनसब दे दिया जाता था, ठीक। So this was the three basic differences
इन इक्तादारी एंड मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। सो टुडे द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताया गया था कि मनसबदार जो होते थे वो अपने सैलरीज के नाम पे टैक्स और रेवेन्यूज को वसूला करते थे अपने राज्य से, ठीक है, जैसे कि इक्तादार भी करते थे, ठीक है। इक्तादारों की तरह ही मनसबदार भी अपने सैलरी के लिए या अपने लोगों को सैलरी देने के लिए रेवेन्यूज कलेक्शन किया करते थे अपने एरिया में, ठीक है। बट कई बार ऐसा भी होता था कि अकबर ने, जब अकबर का राज्य था तो अकबर ने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टैक्स लगा रखा था कि इससे ज्यादा कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकता। लेकिन जब अकबर के बाद औरंगजेब का राज हुआ तो जो मनसबदार हुआ करते थे वो अपने मर्जी के हिसाब से टैक्स वसूलने लगे, ठीक। सो इससे क्या हुआ कि पीजेंट्री जो थी या फिर जो लो क्लास थी सोसाइटी की, जो मजदूर लोग हुआ करते थे उस जमाने के या खेती करने वाले लोग होते थे, उन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगा क्योंकि वो टैक्स दे नहीं पाते थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जब्त और जमींदारी। ये क्या चीज है? जब्त एंड जमींदार, ठीक, इसके बारे में पढ़ना है कि जब्त क्या होता है, जमींदार क्या होता है, ठीक, ठीक है। सो जब्त और जमींदार क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री, ठीक है। मुगल राजाओं के राज्य में जो एकमात्र इनकम का साधन था वो ये था टैक्स, जो कि पीजेंट्री से आता था। पीजेंट्री का मतलब जो मजदूर या जो खेती करने वाले लोग हुआ करते थे मुगल किंगडम के टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि मनसबदारी सिस्टम में जो मनसबदार हुआ करते थे वो अपने सैलरी के लिए टैक्सेस वसूलते थे, ठीक है। और वैसे ही अकबर ने भी अपने राज्य में, दिल्ली के राज्य में जितने भी खेती करने वाले लोग थे उन पे टैक्स लगा रखे थे फॉर द इनकम, ठीक है, इनकम के लिए लगा रखा था, ठीक है। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस टू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफटेन, ठीक है। जो रूरल एरियाज थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए इलाके थे या जहां के राजा उस राज्य में नहीं रहा करते थे, ठीक है, the place where mansabdar was not available in the kingdom, there the tax was collected by local chieftain or the soldiers of that mansabdar। मतलब कि जो मनसबदार हुआ करता था उसके या तो सामंत जो है वो टैक्स का वसूली करते थे या फिर उसके सोल्जर्स करते थे, ठीक है। टैक्स की वसूली क्यों करते थे? फॉर द इनकम सोर्स, फॉर पेइंग सैलरीज ऑफ देयर वर्कर्स, ठीक है। The Mughals used one term zamindar to describe all intermediaries, whether they were local headmen or village or powerful chieftain। मतलब कि मुगल एम्परर्स जो थे वो एक वर्ड का यूज किया करते थे जमींदार, ठीक है। सो जमींदार वाज अ वर्ड और वाज अ टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर द लोकल इंटरमीडिएटर्स। मतलब जमींदारों की अगर हम बात करते हैं तो these were the local intermediators। इंटरमीडिएटर्स का मतलब होता है जो राजा और प्रजा के बीच में टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, ठीक है। लोकल इंटरमीडिएटर्स आइदर हेड ऑफ विलेज और पावरफुल चीफटेन। पावरफुल चीफटेन, चीफटेन का मतलब होता है राजा के सामंत या राजा के करीबी, जो छोटे छोटे राज्यों को या छोटे छोटे शहरों को संभालते हैं, ठीक है। सो मुगल क्या करते थे, इन इंटरमीडिएटर्स को जमींदार कहा करते थे, ठीक है। सो ऐसे ही एक जमींदार की अगर हम बात करते हैं तो जमींदार की ड्यूटी ये हुआ करती थी कि वो राजा के बिहाफ पे, यानी कि राजा की मौजूदगी ना होने पर वो एज अ राजा, एज अ रूलर
वो सबसे टैक्स की वसूली किया करता था, ठीक है। He used to collect the taxes on the behalf of king, ठीक है। So Akbar's revenue minister. So when we are talking about Akbar, ठीक है, अकबर और मुगल रूल की हम बात करते हैं तो अकबर के राज्य में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे या फिर जिनको रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी, हिज नेम वाज राजा टोडरमल। सो राजा टोडरमल was रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल इनपुट आउटपुट्स हुआ करते थे वो टोडरमल ही देखते थे, ठीक है। सो टोडरमल ने क्या किया था कि 10 साल के बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने 10 साल तक अकबर के रेवेन्यू को या फिर इनकम को या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स को संभाला था, ठीक है, फ्रॉम 1570 टू 1580, from 1570 to 1580. So he used to make an account of 10 years. 10 साल के आधार पे वो एक अकाउंट तैयार किया करते थे, ठीक है। उस अकाउंट में वो ये बताया करते थे कि 10 साल, पिछले 10 साल और आने वाले 10 सालों में और ये जो बीता है 10 साल, इसमें टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और कितना कल्टीवेशन पे टैक्स लगाया गया था पिछली बार, ठीक है, तो उससे कितना घटा हुआ, इस बार बढ़ाया गया तो कितना फायदा हुआ, ये सब चीजें he used to mention in that account, ठीक है। वो एक ऐसी अकाउंट का या एक ऐसे लेख का फॉर्मेशन किया करते थे जिसमें वो लिखते थे कि 10 साल के भीतर किन किन चीजों का इनपुट आउटपुट हुआ है, ठीक है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, कितना इनकम राजा को आया है, किस राज्य से कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है, ठीक है। सो on the basis of this 10 years account, ठीक है, इस 10 साल के अकाउंट पे अगले 10 सालों के लिए टैक्स का निर्धारित किया जाता था, ठीक है। 10 साल में अगर 10 साल में जो क्रॉप की कल्टीवेशन अगर अच्छी हुई है, ठीक है, अगर इनकम ज्यादा हुआ है तो टैक्स कम लगाया जाता था, अगर इनकम कम हुई है तो टैक्स ज्यादा लगाया जाता था, ठीक है। टैक्स ज्यादा क्यों लगाया जाता था? क्योंकि 10 साल के अकाउंट में घाटा हुआ होता था, ठीक है। अगर फायदा है, अब इसी 10 साल के अकाउंट के बेसिस पे अगले 10 साल के लिए टैक्सेस का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। सो द न्यू टैक्सेस दैट वर levied on the basis of this 10-year account was known as जब्त, ठीक है, इसी को जब्त कहा जाता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जब्त, सो इट टेल्स अस द taxes levied on the basis of 10 years account, the taxes levied on the basis of 10 years account for next 10 years, for next 10 years is termed as जब्त, termed as जब्त। इसी को जब्त कहा जाता था। जो नए टैक्स पिछले 10 साल के टैक्सेस या उसके अकाउंट के आधार पर नए टैक्सों को लगाया जाता था जनता पर, उसी को क्या कहते थे? जब्त कहते थे, ठीक है। सो on the basis of this data tax was fixed on each crop in cash, ठीक है। इस 10 साल के अकाउंट में ये भी लिखा होता था कि कितनी कल्टीवेशन हुई है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा होता था? पहला प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। दूसरी चीज टैक्स कलेक्शन के बारे में, ठीक है। एंड द थर्ड चीज वाज, थर्ड थिंग दैट वाज रिटन इन दिस अकाउंट वाज कल्टीवेशन, ठीक है। कल्टीवेशन के बारे में भी लिखा होता था इन दिस अकाउंट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट दे डिसाइडेड द टैक्स फॉर नेक्स्ट 10 years and the tax that was levied, the new taxes that were levied on the kingdom, yeah, on the peasantry, on the basis of cultivation
on the basis of last 10 years account, profit loss tax collection is known as जब्त. इसी को जब्त कहते थे. ठीक है, ठीक है. So each province was divided into revenue. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as जब्त. और पूरे किंगडम पे ऐसे ही लगाते थे. ठीक है, हर राज्य का, हर एक किंगडम का एक 10 साल का अकाउंट बनाया जाता था. ठीक है, कि किस राज्य में कितनी कल्टीवेशन हुई. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टैक्सेस वर डिवाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम. किसी राज्य में टैक्स ज्यादा लगाया जाता था, किसी राज्य में टैक्स कम भी लगाया जाता था. ठीक है, क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई होती थी. सो पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस. ठीक है, सो हर उस इस पूरे सिस्टम को, ठीक है, हर प्रोविंस को, यानी कि एक मिनट एक मॉडल से समझाते हैं. ठीक है, अगर मॉडल की बात करते हैं तो अगर ये पूरा कॉन्टिनेंट है. ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे किंगडम्स हैं. ठीक है, बहुत सारे किंगडम है, एक रूलिंग किंगडम है. ठीक है, सो हर किंगडम के कल्टीवेशन के हिसाब से, हर किंगडम के टैक्स कलेक्शन के हिसाब से नए टैक्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, किसी में ज्यादा, किसी में टैक्स को इंक्रीज किया जाता था, किसी में डिक्रीज किया जाता था. इंक्रीज, डिक्रीज. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री थिंग्स, इन तीन चीजों के आधार पर टैक्सेस का को डिसाइड किया जाता था कि किस राज्य में कितना टैक्स लगाया जाएगा. ठीक है, so this revenue system was known as or tax system was known as जब्त. इसी रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता है. ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही है. सो this type of revenue collection or this type of revenue system was known as जब्त. ओके, सो जब्त में बेसिकली क्या होता था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हर एक किंगडम में देखते थे 10 साल का एक अकाउंट बनाते थे ताकि ये पता चल जाए कि किस राज्य में कितनी पैदावार हुई है, कितना टैक्स कलेक्शन लास्ट 10 इयर्स में हुआ है, और हर राज्य में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री थिंग्स a 10-year account was made of each kingdom, and on the basis of that account the new taxes were levied on the kingdom. Okay, in some kingdoms the taxes were increased, in some it was decreased. Okay, so this kind of revenue system is known as zabt. ठीक है, इस तरह के revenue system को जब्त कहा जाता है. ठीक है, so it was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep the careful accounts. This was not possible in the provinces such as Gujarat and Bengal. ठीक है, इस टाइप का revenue system दो जगह लागू नहीं हो पाया. एक था गुजरात और दूसरा था बंगाल. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मुगलों की पकड़ थी या मुगलों का कंट्रोल था वो ज्यादा नहीं था. ठीक है, इट वाज दैट एट अ लेवल बट इट वाज नॉट मच. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, दिस जब्त सिस्टम वाज नॉट एबल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दीस टू प्रोविंसेस. द नेम इज गुजरात एंड बंगाल. गुजरात और बंगाल में जब्त को लागू कराना आसान नहीं था. ठीक है, in some areas zamindars exercised a great deal of power. The exploitation of Mughal administration could drive them to rebellion. ठीक है, कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें मुगलों की जो पकड़ थी, ठीक है, वो धीरे-धीरे कंट्रोल खो रही थी. ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, उनको ज्यादा वो पावर मिला हुआ था जनता के द्वारा. ठीक है, जनता उनको सपोर्ट करती थी, वो जनता के लिए बहुत कुछ किया करते थे. ठीक है, सो they were exercising a large amount of power in their own area. ठीक है, तो अकबर जब उन्हें फोर्स करता था या मुगल एम्परर कोई भी उन्हें फोर्स करता था that you have to pay the taxes, ठीक है, and you have to collect the taxes for me. ठीक है, और ये सब चीजें आपको अपने राज्य में लागू करनी है. ठीक है, अगर कोई चीजों की जबरदस्ती की जाती थी, so this led to the rebellion. इससे क्या होता था कि विद्रोह के जो आसार थे वो बढ़ जाते थे. ठीक है, इससे विद्रोह बढ़ जाता था.
और इससे क्या होता था कि उन राज्यों पर से मुगलों का कंट्रोल चला जाता था। ठीक है, मुगलों का कंट्रोल जाने का मतलब क्या है कि वो किंगडम मुगलों के कंट्रोल से बाहर हो गया या वो अपना एक इंडिपेंडेंट राजा बन गए। ठीक, sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in the rebelling against the Mughal authority। कई बार जो जमींदार हुआ करते थे वो किसानों के जात के हुआ करते थे। ठीक है, जो किसानों की जात के जो जमींदार थे वो मिल करके मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे ताकि जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ना हो। ठीक है, जो टैक्स लिया जा रहा है वो पीजेंट से वो ना लिया जाए। ठीक, so this rebellion caused to the formation of new independent rules या kingdoms। ठीक है, नए नए राज्यों का निर्माण होने के लिए ये बहुत बड़ा कारण था। The peasant revolts challenged the stability of Mughal Empire from the end of 17th century। 17वीं शताब्दी के अंत तक जो ये किसानों का जो विद्रोह था मुगल रूल के खिलाफ, ये कई बार मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता था। ठीक है, हानि पहुंचाने किस सेंस में हानि पहुंचाता था? ये होता था कि जब कुछ किसान मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते थे तो और भी किसान उनका साथ दिया करते थे। ठीक है, साथ देने का मतलब क्या है कि वो भी चाहते थे कि हमसे टैक्स की वसूली ना हो, जो उनके क्रॉप्स हैं वो उनके खुद के काम है। ठीक है, सो जस्ट टू oppose the taxes, just to not obey the taxes, just to not to pay the taxes, they started rebelling against मुगल सल्तनत। ठीक है, मुगल एम्पायर के खिलाफ वो रिबेल किया करते थे या फिर विद्रोह किया करते थे जस्ट टू अपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्सेस, ताकि उनसे वो टैक्सेस न लिए जाए। ठीक, so this was all about today's video. Today's topic ends here. So the next topic of this chapter will be discussed in part 6 of this video. So if you gained some knowledge from this video, please hit the like button, and if you have any queries, please put that queries in the comment section below. So thank you for watching. But the last thing that is to be done by me is homework. Okay, so homework for today is find the name of areas which started rebellion war against Mughals in the end of 17th century। 17वीं शताब्दी के अंत में ऐसे कौन से राज्य थे जो रिबेलियन यानी कि मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करने लगे। ठीक है, थैंक यू।